यस सर। तुम लोग को याद होगा तो रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया था मैंने मॉर्निंग में। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, मैंने बताया था आप लोग को कि ये एक अलग तरीके की स्टेबिलिटी एनर्जी होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है डीलोकलाइज करता है। आपको ऑर्गेनिक की पढ़ाई भी क्या होगा थोड़ा सा, कि जब डबल बॉन्ड क्या होता है, जो पाई बॉन्ड जब डीलोकलाइज करता है तो उसके कारण एक एनर्जी रिलीज करती है। जो एनर्जी रिलीज करती है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल बनता है। क्या बनता है, सिस्टम या फिर जो मॉलिक्यूल जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या बनता है, थोड़ा स्टेबल बनता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसका अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात कर लिखने बैठे तो डेफिनेशन क्या होगा, लिखिएगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट, बोलिए, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड known as resonance energy, known as resonance energy। इसको RE भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब तुम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि वो मालूम है तुम लोग को पता नहीं होगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि होता क्या है, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो होता है वो इस टाइप का होता है। तुम चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, बोलो, बना सकते हो। कभी डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ कार्बन गिने तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अभी किसी किसके बीच में है डबल बॉन्ड, 1 6 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 4 5 के बीच में है। और यहाँ देखो तो किसके बीच में है, अभी 1 2 के बीच में है, 3 4 के बीच में है और 5 6 के बीच में है। तो कभी डबल बॉन्ड इसके बीच में, कभी डबल बॉन्ड इसके बीच में है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस के कारण, मतलब रेजोनेंस क्या होता है, पढ़ा है तुम लोग को कि रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट विच इंट्रोड्यूस, कि अगर किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, किसी भी कंपाउंड का अगर एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है तो वी ड्रॉ द 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, 2 और मोर स्ट्रक्चर्स। कैसे बनाते हैं, बाय डीलोकलाइजिंग द पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होता है, आपको अलग अलग सिस्टम देखने को मिलता है, ये मिला, हो सकता है और 3 4 को होता होगा किसी और का, तो ठीक है। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो आप देखोगे तो इस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये बनाया मैंने, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो बनाया, दीज आर जो मैंने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका एक हाइब्रिड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी इसके बीच में है, कभी पाई बॉन्ड इसके बीच में है, तो क्या होता है इसको हम लोग जनरली जो हम लोग बेंजीन बनाते हैं, देखोगे आप इस टाइप से, क्योंकि सब जगह थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड है ना जी, कभी 2 के बीच में है, कभी 3 के बीच में है, थोड़ा थोड़ा करके सबके बीच में है थोड़ा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। और जनरली इसको बहुत लोग कैसे लिखता है, बुक में कैसे लिखा जाता है, ऐसा, ऐसा समझ में, अरे बोलो, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ, और इसको ये जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, हाइब्रिड इस टाइप से। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इसमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये और ये दोनों में से सेम है। तो इस दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होगा, एनर्जी गैप, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। समझ में, ये मोस्ट स्टेबल जो हम मानते हैं वो फॉर्म होगा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, ऐसा, मतलब पाई बॉन्ड सबके थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर है। यहाँ पे क्या है, कभी 2 के बीच में, 1 2 के बीच में है, तो 1 2 के बीच में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबके थोड़ा बहुत 1 2 पे है, 2 3 पे भी है, 4 3 पे भी है, 5 4 पे भी है, 5 6 पे भी है, 6 1 पे भी है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके एनर्जी के बीच में, ये जो एनर्जी है, ये जो हाइब्रिड के बीच और ये जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म के बीच जो एनर्जी गैप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है बात।
किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो होता है, ध्यान सुनिएगा, स्टेबिलिटी जो किसी मॉलिक्यूल की होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। किसकी भी जो होती है, एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर उस मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर बात? मतलब वो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अपना एनर्जी निकाल देगा, वो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अपना एनर्जी निकाल देगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। आया समझ में? नहीं समझ में? अरे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, चलिए। तो स्टेबिलिटी क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने कल पढ़ा था आप लोग को, बोन एनर्जी पढ़ा था बोन एनर्जी, याद है? बोन एनर्जी में क्या पढ़े थे हम लोग? बोन एनर्जी देखा था हमने, तो यहाँ पर था, इस टाइप का था ना जी, इस टाइप से। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, ठीक है, एटम्स में कन्वर्ट करता हूं तो क्या क्या बनेगा, बनाओ। एटम कन्वर्ट करने कितना होगा, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो क्या क्या होगा, तो 6C एटम बनेगा। अरे बोलो, साथ में क्या बनेगा, 6C एटम और H एटम बनेगा। तो इसका बताओ डेल्टा H रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, इसको डेल्टा रिएक्शन क्या लिखेंगे, क्या क्या कौन कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर, बताओ। महिला लोग सब बैठा हुआ, सब सुनना सो रहा है सब बैठ के यहाँ। विवेक, स्वाति, सुरभि, शिवम, नैन्सी, कौन कौन सा बॉन्ड होगा बताओ जल्दी से। डेल्टा एच लिख के दिखाओ जल्दी से, फटाफट डेल्टा एच लिख के दिखाओ, बॉन्ड के फॉर्म में लिख के दिखाओ जल्दी से, क्या क्या होगा। सर 6CH बॉन्ड होगा। 6 बॉन्ड एनर्जी CH, 6CH बॉन्ड हो जाएगा। हाँ ये CH भी तो बनेगा सर, डायग्राम नहीं बनाया, C और H का भी तो हो रहा है ना, डायग्राम बनाया हाँ। था उसी में तो है। H अब डायग्राम में बनाना सिखाना पड़ेगा तुम लोग को। तो सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है, तो 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, CC के बीच में, तो क्या होगा 3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस 3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C प्लस 6 बॉन्ड एनर्जी C एंड H होगा। यस सर, यही था। यही आया सबका, यही तो बोले थे। हाँ यस सर, यही था। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है इसका आया। तो अगर तुम बात करोगे कि आपको इस बेंजीन को एटम में तोड़ देना है, इसमें 6 कार्बन एटम में और 6 हाइड्रोजन एटम में, तुम क्या सोचोगे कि सर इतना एनर्जी दे देंगे, कि 3 डबल बॉन्ड का एनर्जी दे देंगे, 3 सिंगल बॉन्ड C का एनर्जी दे देंगे और 6 CH बॉन्ड का एनर्जी दे देंगे, तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा हम लोग लगता है क्योंकि यही बॉन्ड तो है इसके बीच में, और कोई बॉन्ड तो है नहीं ना। अरे बोलो, ये गैस के फॉर्म में है मान लो ऐसा, तो तुम दिमाग लगाओ, इतना एनर्जी हम दे दें तो मॉलिक्यूल टूट जाना चाहिए था बेंजीन का। अरे बोलो हाँ या ना, टूटना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इतना एनर्जी देने से वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि जब ये बेंजीन बना था, जब बेंजीन बना था, ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड बनने से एनर्जी निकली ना जी, इस सी डबल बॉन्ड C की एनर्जी निकली, C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी निकली और CH की एनर्जी निकली। साथ ही साथ एक और एनर्जी निकली जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो डबल बॉन्ड क्या था यहाँ पे, वो डीलोकलाइज कर रहा था, कभी इधर कभी इधर, ये कभी इधर, इस टाइप से कर रहा था डीलोकलाइज। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मतलब इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, जहां पे क्या हो रहा था कि जो पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज कर रहा था। और तुमको पता होता है कि अगर पाई बॉन्ड अगर डीलोकलाइज करता है तो एनर्जी एमिट करता है वो मॉलिक्यूल या सिस्टम जो होगा, वो क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी। तो बॉन्ड तो बना,
बॉन्ड बनने के साथ ही क्या हुआ, रेजोनेंस एनर्जी भी क्या कर रहा था, इमिट किया हो। तो अब क्या होगा, तो बॉन्ड एनर्जी देने के साथ साथ हमें वो रेजोनेंस एनर्जी देनी पड़ेगी जो उसने एमिट किया था। तो बॉन्ड एनर्जी देने के साथ साथ यू हैव टू प्रोवाइड रेजोनेंस एनर्जी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब रेजोनेंस एनर्जी जो आता है वो निकलता है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हमेशा निकलता है ना सिस्टम से जी, तो वैल्यू क्या नेगेटिव में आएगी उसकी। अरे बोलो, हेलो। यस सर। तो इसलिए हम उसको मॉड लगा दिए यहाँ पे। तो आपको इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको तो ये बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये बॉन्ड बना था तो उस समय रेजोनेंस भी हुआ था, रेजोनेंस भी हुआ था ना जी, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करता है आपस में, तो रेजोनेंस करने के चक्कर में एनर्जी निकाला था। तो हम तो ये भी देंगे ना जी, ना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ गए। हाँ, Yes, तो sir. आपको रेजोनेंस एनर्जी भी देनी पड़ेगी साथ में, ताकि वो पहले डीस्टेबल हो, डीस्टेबल होगा फिर आप एनर्जी दीजिएगा, क्योंकि स्टेबल हुआ ये मॉलिक्यूल बनने से स्टेबल तो हुई, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई। क्या क्यों आई, रेजोनेंस करने का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई। तो उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा ना हमको पहले, कि डायरेक्टली से बॉन्ड एनर्जी देकर तोड़ देंगे, नहीं तो तोड़ सकते हैं। तो जो पहले वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन किया उसको खत्म करने के लिए पहले हम रेजोनेंस एनर्जी जो रिलीज किया था वो देंगे, भैया लो पहले अनस्टेबल बनो, और फिर हम क्या करेंगे उसको ये बॉन्ड एनर्जी देंगे 3 C डबल बॉन्ड C, 3 सिंगल बॉन्ड C और 6 CH बॉन्ड एनर्जी देंगे, तो मॉलिक्यूल टूट के आपको गैसेस एटम में ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज द योर कॉन्सेप्ट, दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या होता है ये एक्स्ट्रा एनर्जी should be given in addition to बॉन्ड एनर्जी। बोलो हाँ ना, नहीं समझ में आया? तो अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट रेजोनेंस एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग द बॉन्ड। अगर आप उसको तोड़ने जा रहे हैं तो आपको बॉन्ड एनर्जी के अलावा आपको रेजोनेंस एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बोलो सबको इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ, आया समझे? यस सर, आगे। सिमिलरली CO2 भी क्या कहता है, रेजोनेंस करता है। CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, पता है लोन पेयर होता है, पता है ना? रेजोनेंस कंडीशन क्या क्या होता है पता है ना? डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल, लोन पेयर होता है इस टाइप से। तो ये रेजोनेंस कंडीशन होता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोलाइज कर सकता है, इधर ऐसा इस टाइप से डीलोलाइज करता है। तो यहाँ पे वो क्या लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डालेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड खुल के इधर आ जाएगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका ये बनेगा O ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनेगा O माइनस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, इस टाइप से। इस टाइप के क्या ये दोनों क्या है आपस में, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा समझे? तो इसको जब हम तोड़ेंगे CO2 को अगर हम तोड़ते हैं फॉर एग्जांपल मान लो, तो क्या बनेगा, एक C एटम बनेगा और साथ में 2 O गैस एटम बनेगा। बोलो हाथ में। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H रिएक्शन जो होगा क्या होगा, 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O के साथ साथ आपको रेजोनेंस एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी भी है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो को आवाज आ रही मेरी? यस सर, समझ गया। समझ में आएगा, चलिए वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। तो समझ में आया इतना चीज कि आपको रेजोनेंस एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर रेजोनेंस एनर्जी होती है तो, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं, लिखेगा नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या होगा नेक्स्ट है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ, ये सब मैंने पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल का लिखवा दिया तुम लोग को, है ना? नीट वीट का भी करवा दिया सारा चीज, ठीक है? नीट का है चाहे जेई का है, सब करवा दिया इसके। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दीजिए, आपसे बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ, बड़ा सिंपल सा चीज है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटमाइजेशन? अरे बोलो, किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को उसके एटम में ब्रेक कर देना, है ना? ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग, एनी सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम,
इज नोन एज एटमाइजेशन। ठीक है, क्या होता है एटमाइजेशन, क्या होता है भैया? तो एटमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस, उसका मतलब नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम। समझ में? ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम, किसी सब्सटेंस को, जैसे कि सपोज करो H2O लिक्विड है ना, H2O क्या है? लिक्विड है। इसको एटम ब्रेक कर दो तो एटम में क्या होगा? तो 2H गैस एटम प्लस O गैस एटम। यहाँ पे तुमको गैस होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे गैस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी भी सब्सटेंस को, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो, उसको मतलब नहीं है। किसी भी सब्सटेंस को उसके ही एटम के गैसेस एटम में तोड़ दें तो क्या बोलेंगे? इसका डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा? वो हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। क्लियर बात? फॉर एग्जाम्पल H2O अगर सॉलिड भी होता है, यहाँ पे क्या होता? सॉलिड भी होता है, तो उसको हम लिख देते हैं 2H गैस, है ना, O गैस। इसका डेल्टाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2O सॉलिड लिख देंगे, हो गया, कहानी खत्म। बोलो, तो वो क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? अरे बोलो, किसी भी सब्सटेंस को क्या करोगे? उसके एटम में चेंज कर दोगे तो क्या बोलेंगे? उसको हीट ऑफ ऐसे बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग conversion of molecule slash element into its gaseous atom form is known as heat of एटमाइजेशन। समझ में आया? ये तुम्हारा डेफिनेशन होगी। ठीक, आया समझ में? यस सर। ठीक, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH4 गैस, उसको हम तोड़ेंगे। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या होगा? C गैस प्लस 4H गैस, टूट गया। इसका डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। और पता है कि अगर गैसेस फॉर्म में होता है तो इसी डेल्टा एच को हम लोग एक और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बोन एंथैल्पी 4 टाइम्स बोन एंथैल्पी ऑफ CH। बोलो, लिख सकते हैं। मतलब CH4 का हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? 4 गुना CH4 के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना? और बोलो, द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस इज इक्वल टू 4 टाइम्स बोन एंथैल्पी ऑफ CH होगा। बोलो हाँ है ना? तुम चाहो तो यहाँ से बोन एंथैल्पी भी निकाल सकते हो। नहीं, ये बोन एंथैल्पी ऑफ CH कितना हो जाएगा? तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका? ऑफ CH4 गैस का चौथा भाग जो लोगे तो किसके बराबर होगा? वो बोन एंथैल्पी के। नहीं समझ में आया? समझ में? तो गैसेस फॉर्म में रहेगा तो वो बोन एंथैल्पी के बराबर भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? बोलो, बोल भैया, सही है? नेक्स्ट। यस सर, आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
सुना है हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इसको लिखते हैं HOH। क्या लिखते हैं इसको? HOH। सुना है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? सुनो कभी हाइड्रोजनेशन? सुने थे क्लास में लेकिन सुने याद हो नहीं। गए भाई। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट बनाते हैं, एडिंग ऑफ H2 गैस। याद है? लिखिए, नहीं याद है तो। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in an unsaturated compound is known as heat of hydrogenation। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें तुम हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये CH3 H3 बन जाएगा ये। अरे बोल भैया, नहीं समझ में आ गया ना? तो क्या होगा यहाँ पे? तो इसका जो डेल्टा H जो रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? HOH ऑफ क्या हो जाएगा? किसका? C2H4। देख सकते हैं HOH ऑफ C2H4। ऐसे में नोडल लाइट लगे लिखिएगा एज नंबर ऑफ, पहला पॉइंट, एज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड increases, HOH increases। दूसरी बात, more unstable alkenes has more value of HOH। ठीक है। तीसरी बात, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड नॉट इन कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब हेलोजेनेस नहीं होना चाहिए। इन शुड नॉट इन कंजुगेशन, otherwise HOH will decrease as multiple bond increases। ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, अगर रेजोनेंस होगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, जितना ज़्यादा लेस स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा उसका HH होगा। क्लियर है बात? जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे एक अल्कीन ही है, क्वेश्चन ये है कि C डबल बॉन्ड C CH3 H एंड H, इसके में हम 2 H ऐड कर रहे हैं, ये बन जाएगा CH3 CH2 इसका जो डेल्टा H आ रहा है वो आ रहा है -X किलो जूल पर मोल। दूसरा है CH3 H, इसमें H2 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कोई सेम चीज आ रहा है। इसका डेल्टा जो आ रहा है रिएक्शन वो आ रहा है -Y किलो जूल पर मोल। आपको बताना है, ऑप्शन ए है x ग्रेटर देन y, बी है y ग्रेटर देन x, सी है x इक्वल टू y एंड डी है
एक्स कांट से या फिर नन ऑफ दिस। बोल क्या हो, क्वेश्चन समझ में आया सबको? दो अल्कीन है, एक सिस है एक ट्रांस है। सिस ट्रांस पता है कि नहीं तुम लोग को? पता है ना? दिस इज ट्रांस, दिस Yes, इज सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, ट्रांस। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्यों हो? X greater than Y क्यों? होगा, तो डबल बॉन्ड है इसका। सब में डबल बॉन्ड है डबल भैया, बॉन्ड है यहाँ भी। इसमें। अरे यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड है ना जी, यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड है। हाँ तो बिना डबल बॉन्ड के तो हम ठीक है सर, सोच होता है। हाइड्रोजन कर ही नहीं सकते ना। बोलो क्या होगा? नैन्सी जी, स्वाति, उजाला भी है। वाह, 7 बच्चा है, वेरी गुड। नैन्सी, सुरभि, स्वाति, विवेक, बाकी सब गायब है। 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं। चलो अच्छा है। उजाला गायब है, इसके बाद पुष्पा गायब है। चलिए बताओ क्या होगा आंसर। अच्छा, सिस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है? ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सिस की ट्रांस? हाँ, जी सर। ट्रांस होता है ना किस भाई। होता है? यहाँ पे दो लार्ज ग्रुप आपस में रिपल्सन कर रहा होगा सेम साइड में, बोलो करेगा रिपल्सन, इसलिए ट्रांस तो होना अच्छा है। हाँ तो ये वाला स्टेबल ज्यादा है, तो जो स्टेबल ज्यादा होगा उससे उसका डेल्टा एच, उसका जो एच क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ ना? तो इसका एच क्या होगा, कम होगा, इसका एच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक्स कम होगा, वाई ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना? बोलो, ट्रांस अल्कीन is more stable than cis। बोलो हाँ। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे एनर्जी कम निकल के आएगी, क्योंकि वो रहना चाहता है भैया। हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं जाना है आगे। वो डबल बॉन्ड उसको पास डबल बॉन्ड जो दिक्कत नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो रहेगा, इसलिए वो हाइड्रोजन नहीं करने जाएगा। लेकिन जिसको दिक्कत होगा वो क्या बोलेगा, हटाओ भैया हमको, तो वो भैया एनर्जी खूब देगा। नहीं समझ में आया? आया समझ में? जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो अपने स्टेट में अच्छे से स्टेबल है, उसको आगे कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है। बोलो, तो यहाँ पे तो हम उसको हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना जी, तो जिसमें डबल बॉन्ड को हम खत्म कर। डबल बॉन्ड जो होता है तरीके से किसी भी कंपाउंड के ऊपर बोझ होता है। डबल बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, दे आर एक्चुअली द बर्डन ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक, ये खत्म करना चाहता है लोग। तो यहां बात करें तो दोनों में डबल बॉन्ड है, सिस में भी डबल बॉन्ड है, ट्रांस में डबल बॉन्ड है। तो अब डबल बॉन्ड किस पे भारी पड़ा हुआ है? तो मैंने पता है कि ट्रांस जो होता है स्टेबल माना जाता है, और सिस क्या माना जाता है, अनस्टेबल माना जाता है। क्योंकि सिस में क्या होता है, दो बल्क पेयर आपस में रिपल कर रहा होता है दूसरे को। तो जिसको दिक्कत है वही ना आगे भाग के जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो, जैसे एक सामान है, एक सामान मार्केट में हमको देना है और हमको जरूरत ही नहीं, वो सामान का हमको जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जरूरत नहीं है तो हम उसके लिए पैसा दे करेंगे। हम हो सकता है बोलेगा कि भाई चलो सपोज करो कि अभी लॉकडाउन है और हमको जमीन नहीं चाहिए, लेकिन वो कोई बोल रहा है कि जमीन ले लीजिए, तो हम अपने मन मुताबिक बोलेंगे भैया हम 10,000 रुपया देंगे, तो लेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन जिसको जरूरत है, जिसके पास घर ही नहीं है, वो तो बोलेगा भैया हम तुमको 10 लाख रुपया देंगे, हमको दे दो। नहीं समझ में आया? तो जो स्टेबल है उसको उससे एनर्जी निकलवाना मुश्किल है। अरे बोलो, लेकिन जो अनस्टेबल है वो क्या कहेगा, लाओ लाओ भाई हमको H2 ऐड कर दो, हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, हम आगे जाएंगे।
तो उस समय जो एनर्जी निकल के आएगा वो ज़्यादा। जो स्टेबल अल्केन होता है जनरली वो एनर्जी कम निकालता है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, लेकिन जो अनस्टेबल जो होता है मॉलिक्यूल अल्कीन वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करता है। कब? जब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्लियर है बात? तो लिख लीजिएगा मोर स्टेबल, ऊपर लिखा है ना लाइन जी, नोट्स में लिखवाया था ना कि ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो डेल्टा एच ज़्यादा निकल के आएगा, डेल्टा एच ज़्यादा निकल के आएगा। क्लियर है बात? सबको समझ में आया यहाँ तक? तो दिक्कत? अरे बोलो। नो सर चलिए, तो इस तरीके से तुम्हारा एच भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हीट ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ चलते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे नमक या पानी में कुछ घोलते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलता है कि नहीं निकलता? अरे बोलो। बचपन में तुमने पढ़ा भी होगा कि हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे किसी चीज को मिलाते हैं पानी में तो हीट निकलता है। जैसे देखा होगा CaO, याद है क्विकलाइम? क्विकलाइम एक आयनिक कंपाउंड है, उसको जब पानी डालते थे तो क्या होता था? CaOH वोल्टेज बनता था ना। अरे बोलो, खूब ज़्यादा एनर्जी निकलता था, याद है कि नहीं याद है? तो कहने का मतलब उसी तरीके से हम लोग यहाँ बोल रहे। हाँ, तो उसी तरह से क्या होता है कि जब हम देखा होगा ग्लूकोज डालते हैं, देखें पानी में ग्लूकोज डालोगे तो पानी ठंडा हो जाता है, होता है कि नहीं? अरे ग्लूकोज पीते हो ना तुम लोग? नहीं पीते हो? ठंडा ठंडे पानी पानी में नॉर्मल, तो नॉर्मल पानी में तुम डालोगे ना ग्लूकोज को, इफ यू ऐड ग्लूकोज इन नॉर्मल वाटर तो तुम देखोगे कि जो पानी जो है थोड़ा ठंडा हो, जो नॉर्मल पानी था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो जब हम या बहुत कुछ ऐसा होता है कि तुम जैसे तुम सरफ मुट्ठी में डाल के और पानी नल के पास लेके जाओ तो यहाँ तुमको हीट फील होगा, होता है? होता है ना गर्म? तो कुछ सोल्यूशन, कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको हम पानी में घोलते हैं तो वो गर्म वहां से एनर्जी निकालता है। कुछ ऐसी चीज उसको जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठंडा हो जाता है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? उसको जो कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग व्हेन, अभी अगर मान लो कट जाता है, ठीक है, अभी टाइम 5 मिनट बचा हुआ है इसका, तो दोबारा से हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक है, आज चैप्टर को समाप्त कर देंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। तो 15-20 मिनट और लगेगा, इसके अलावा तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तुम लोगों को? चलो ठीक। नो सर। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग व्हेन 1 मोल ऑफ, एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के डिफाइन किया जाता है, पता है ना? एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। 1 मोल बनाएंगे, 1 मोल जलाएंगे, 1 मोल घोलेंगे, है ना, 1 मोल को हाइड्रोजनेट करेंगे, 1 मोल बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जनरली एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड वन इट इज क्या होता है, हमेशा 1 मोल के डिफाइन किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग व्हेन 1 मोल ऑफ solute is dissolved in excess of water मतलब इतना excess of solvent लिख सकते हैं, वाटर नहीं, solvent कुछ भी हो सकता है, is known as heat of solution। मतलब इतना solvent लेना है आपको कि ताकि उसमें वो घुल जाए, पूरा अच्छे से घुल जाए, ठीक है? जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल KCl है, KCl सॉलिड होता है, वो होता है ना जी, उसको पानी में डालोगे, एक्वस में डालोगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा KCl एक्वस। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या? KCl सॉलिड। समझ में आया बात? एंथैल्पी निकल गया, क्या बोलेंगे? जैसे कि कॉपर सल्फेट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट की बात करेंगे हम लोग, सॉलिड, इसको फिर से पानी में डाल दो, एक्वस मतलब पानी होता है, ये क्या आ जाएगा? CuSO4। एक्वस मतलब क्या होता है पता है? पानी में Cu+ अलग है और सल्फेट अलग है। क्लियर है बात? एक्वस मतलब क्या होता है? पानी में Cu+2 अलग हो गया और सल्फेट -2 अलग हो गया, ठीक है? इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? देखो ध्यान से, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉलिड। अरे तुम बहुत देखो तुम लोग कि कुछ हाइड्रेटेड भी होता है, देखें कुछ
जो सॉल्यूट होता है वो हाइड्रेटेड होता है, तो भींगा हुआ होता है, लिखा होगा डॉट H2O लिखा रहता है, वो इसे लिखा था CuSO4 Yes. डॉट 5H2O। ये क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पानी में डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी CuSO4 डॉट इक्वल्स बन जाएगा। लिमिटेड पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, पहले हाइड्रेट होगा, जब भी थोड़ा सा कम पानी डालोगे तो इट बिकम हाइड्रेट, और फिर बहुत सारा पानी डालोगे तो वो एक्वस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कौन, CuSO4 डॉट 5H2 पूरा लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं, ये सब अलग, इसका ये अलग होगा, इसका ये डेल्टा H और ये डेल्टा H दोनों में कॉपर सल्फेट ही है। ये हाइड्रेटेड है, उसमें अलग होगा एनर्जी, और अनहाइड्रेटेड है तो उसका अलग एनर्जी होगा, ठीक है। पानी डालेंगे तो क्लियर सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए नीचे लिखते हैं, नो सर। कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट है, लिखते हैं उसको, ठीक है। कुछ नोट है, ध्यान सुनिएगा, है ना। नोट करके पॉइंट लिखेंगे तो किसके बारे में, हीट ऑफ सॉल्यूशन, नोट अबाउट हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 5 मिनट सुस्ताओगे। हेलो, जब हम कोई चीज को Yes. पानी में डिजोल्व करते हैं, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो मैंने बताया था कि पानी मिलाने से या तो एनर्जी निकल सकती है या एनर्जी हमको देनी पड़ जाएगी। बोलो, यही बात है ना। अगर आप कोई चीज को पानी में मिलाते हैं या किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो वहां से निकलती है। इट कैन बी एंडोथर्मिक, इट कैन बी एक्सोथर्मिक। बोलो हाँ है ना। असल में जो प्रोसेस जो है, सोल्यूशन का जो प्रोसेस है, सोल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है, इट कैन बी अ एक्सोथर्मिक एंड इट कैन बी अ एंडोथर्मिक। सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे कि हीट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सुनिएगा क्या लिखेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। समझ, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों। हीट निकल भी सकता है, हीट देना भी पड़ सकता है। क्लियर है बात। द सेकेंड वन, सेकेंड क्या है, ध्यान सुनिएगा कि हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो उन लोगों के लिए एक्सोथर्मिक होता है जिनके लिए द हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी एक्सोथर्मिक for those types of salt, those type of अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होना चाहिए, डॉट वाला जो होता है ना वाटर, वो नहीं होना, अनहाइड्रस सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट, those type of unhappy salt which can form a hydrate form, it will form a hydrates। मतलब एक कॉपर सल्फेट जो है वो चाहो तो तुम CuSO4 के फॉर्म में रह सकता है, और चाहे तो CuSO4.5H2 के फॉर्म में भी रह सकता है ना जी। बोलो हाँ है ना। हेलो, तो ये बोल रहा है कि उस टाइप के सॉल्ट के लिए ये एक्सोथर्मिक होगा जो हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। मतलब है ना, मतलब वो रह सकता है, लेकिन वो फॉर्म की बात नहीं कर रहा है। वो किसके लिए बोल रहा है कि अनहाइड्रस फॉर्म, जैसे कि CuSO4 का एक हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना जी। बोलो है ना, करता है। तो हाइड्रेट फॉर्म वाले के नहीं बोल रहा है कि जो हाइड्रेट बनाता है वैसे सॉल्ट को, वैसे सॉल्ट के अनहाइड्रस फॉर्म को अगर पानी में डालोगे तो जो एनर्जी होगी, जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहा हूँ, बोलने आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रेट बनाता हो, यस सर। उस सॉल्ट का अनहाइड्रस फॉर्म को अगर हम पानी में या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी
एंडोथर्मिक फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब कहने मतलब क्या है, जैसे कि CuSO4 को तुम पानी डालोगे तो वहां पे एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसी का एक फॉर्म होता है CuSO4.5H2, दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म। उसको पानी में डालोगे तो एंडोथर्मिक होगा, वहां पे हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है बात? तो अनहाइड्रस फॉर्म को तुम पानी में डालोगे इट विल, या इसकी सॉल्ट में डालोगे तो इट इज एसोथर्मिक, लेकिन अगर वो हाइड्रेट हो गया है ना, उसमें पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर ऐड हो गया है, देन उसको तुम पानी में की सॉल्ट में डालोगे तो देन इट विल बी एंडोथर्मिक। ठीक। चौथा देखो ध्यान से क्या है, हीट ऑफ सोल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक विच कैन फॉर्म हाइड्रेट, विच कैन नॉट फॉर्म हाइड्रेट, जैसे कि जो हाइड्रेट नहीं बनाते, the heat of solution will be endothermic for that salt which cannot form hydrates, जो hydrates नहीं बनाते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल KCl, AgNO3 एक्सेट्रा, ये इसका कोई .H2O है ना, .XH2 नहीं होता है, ये सिंपल ऐसे रहता है। तो ऐसे सॉल्ट का हाइड्रेट नहीं बनता है, और इस सॉल्ट को तुम पानी में डालोगे तो एंडोथर्मिक फॉर्म का होगा। आया समझ में? बोलो भाई। 5वां पॉइंट लिखेंगे। यस सर। 5th पॉइंट, हीट ऑफ सोल्यूशन, ध्यान सुनिएगा, हीट ऑफ सोल्यूशन will be exothermic for that salt which क्या is made up of, सॉल्ट कैसे बनता है जी? एसिड में से बनता है ना जी। is made up of strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होगा, उसका जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगा वो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, NaOH स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, NaCl NaOH का स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे बना हुआ जो सॉल्ट होगा क्या होगा, उसका जो हीट ऑफ सोल्यूशन होगा क्या होगा, वो थर्मिक होगा। एंड द लास्ट पॉइंट ध्यान से कि हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनी कटायन और अनायन, सिंपली एक अनायन या कटायन लेके अगर पानी में डालते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन आप सिंपली किसी कटायन या अनायन को पानी में डालते हो तो हमेशा कैसा होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनी कटायन और अनायन इज एक्सो। ठीक, क्लियर है बात सबको? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। पक्का? यस सर, क्लियर है। समझ में आ गया सबको? ठीक। यस सर। नेक्स्ट जो है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी सर आप हाइड्रेशन ऐसे बहुत कर रहे थे, बताइए क्या होता है हाइड्रेशन, तो वही बात करने आ रहे हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है हाइड्रेशन? जैसे कि देखा होगा किसी सॉल्ट में अगर लिमिटेड, हाँ सर वो क्या बोलिए बेटा? सर वो 2 पॉइंट नहीं लिखे थे, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट आपने ले 2 लिया। पॉइंट नहीं लिखे थे, लिख हो गया? हो गया सर। चलो। यस सर।
चलिए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में दो ध्यान से क्या होता है, जैसे कि एक थोड़ा सा सर हाइड्रेशन बता रहे हैं, आपने से पहले सोल्यूशन में भी बताया है, दोनों में क्या अंतर, दोनों में पानी ही डालना है। तो एक में इतना पानी डालना है कि बस वो हाइड्रेट हो जाए, मतलब वो जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले सकता है उतना ही। जैसे कि मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल CuSO4 को एक्सेस ऑफ वाटर डाल दो, क्या डाल दो, एक्सेस ऑफ वाटर डाल दो, क्या बन जाएगा ये, एक्सेस वाटर डाल दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4 एक्वस बन जाएगा। लेकिन वही अगर CuSO4 को आप सिर्फ और सिर्फ 5 ही पानी दीजिए, 1 मोल कॉपर सल्फेट को 5 ही पानी दीजिए, 5 ही मोल पानी दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये CuSO4.5H2O। तो जितना ये हाइड्रेट, जितना ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन रख सकता है उतना ही पानी अगर देते हैं तो इस ये बनता है हाइड्रेट, बनता है क्या बनता है ये हाइड्रेट है। क्या है ये हाइड्रेट, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। जितना में वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पुरा ले उतना ही पानी दीजिएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्सेस पानी में डाल दिए तो बन जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन आप लिमिटेड पानी में डालें तो जितना उसको रिक्वायर था हाइड्रेट बनाने के लिए तो क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें जो हुआ इसको जो इसका जो डेल्टा एच होगा वो होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसका जो डेल्टा एच होगा वो हो जाएगा हीट ऑफ क्या बताओ, हाइड्रेशन। समझ में आया बात? हाइड्रेशन। तो डेफिनेशन क्या ले सकते Yes. हैं, डेफिनेशन ले सकते हैं, देखो ध्यान से। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग formation of hydrated form of the salt from its unhydrated state, known as heat of हाइड्रेशन। बोलो क्लियर है बात। तो क्या बोलेंगे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ में आया, नहीं आया? यस सर। चलिए आगे ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, नोट लिखेगा यहाँ पे हमेशा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान सुनेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। सोल्यूशन क्या हो रहा था, सोल्यूशन कभी एंडोथर्मिक भी था, कभी एक्सोथर्मिक भी था, लेकिन ये कैसा है, हमेशा एक्सोथर्मिक ही हुआ। बोलो कोई दिक्कत या कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे तो नेक्स्ट लिखेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिखेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. चलिए वेरी गुड। Yes, sir. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, क्लियर है बात सबको? तो इसमें होता क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है क्या, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। थोड़ा स्पेशल टाइप का चीज़ है, थोड़ा सा अच्छा चीज़ है, देखेंगे। क्वेश्चन इससे बहुत सारा पूछा भी जाता है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। इन न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करना है। एक मोल एसिड, एक मोल बेस। यहाँ मोल नहीं लेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करेंगे हम लोग। ध्यान सुनिएगा। तो एंथैल्पी changes during the neutralization of 1 gram equivalent of strong acid with 1 gram equivalent of a strong base in dilute solution known as heat of neutralization, heat of, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, रिडॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, मोल की जैसा चीज ही होता है, जैसे मोल होता है ना जी, उस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट की चीज होता है, ठीक है। बड़ा अच्छा चीज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको करने के बाद बड़ा मजा आता है, मतलब क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं, मोल्स के भी करना आसान हो जाते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड with 1 gram equivalent of strong base in dilute solution known as heat of neutralization। तो एक हम रिएक्शन लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी क्या है और कैसे है। जैसे कि देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, तो वह HCl। हम बोला है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्वस प्लस, ये क्या हो जाएगा NaOH, ये भी एक्वस, क्या बन जाएगा इससे, तो जब पानी में NaCl जो कि ये भी एक्वस ही होगा, पानी घुला हुआ रहेगा, और साथ में क्या बनाएगा, पानी जो कि लिक्विड हो। बोलो यही बनेगा? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसका भी कितना लेना है, इसका भी लेना है आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, और इसका भी कितना लेना है आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्वस मतलब क्या समझाते हैं, कि दोनों कटायन आयन अलग अलग होगा, तो ये क्या होगा H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, प्लस NaOH में भी अलग अलग होगा, ये Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। बोलो हाँ है ना, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये भी NaCl एक्वस है ना जी, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, और ये पानी तो टूटने से रहा, पानी तो मॉलिक्यूल है तो टूटेगा नहीं। तुम ध्यान देखोगे यहाँ पे तो Cl माइनस इधर भी ऐसा ही है और Cl माइनस इधर भी ऐसा ही, कोई चेंज हुआ क्या? No, sir. No, sir. अरे बोलो, रिएक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ रिएक्शन हो गया, इसमें से कोई चेंज। Na प्लस भी इधर ऐसा ही है और Na प्लस इधर भी ऐसा ही है, मतलब जैसा रिएक्टेंट साइड में था वैसा ही प्रोडक्ट साइड में था। इसको काट सकते हैं क्या ऐसे? तो भी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसको रहने का कोई फायदा है नहीं। वो अलग बात है कि ये सप्लीमेंट्री है, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है जब हमारे से लेते हैं तो एक्चुअल तुम देखोगे तो देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली तुम देखोगे तो ये H प्लस और OH माइनस मिल के क्या बना रहा है, सिर्फ पानी बना रहा है। क्या होगा देखो यहाँ से, H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस है, मिल के क्या बनाएगा आपका H2O लिक्विड बना रहा होगा। में क्या बना रहा होगा, H2 लिक्विड बना रहा है। तो क्या हमको यहाँ पे एसिड से मतलब है क्या, कि कौन सा एसिड था कौन सा एसिड नहीं था, यही ना मेन रिएक्शन तो हमारा ये बन गया है। और इसी को डेल्टा H को क्या बोलते हैं, डेल्टा H में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
अब देखो ये H प्लस OH माइनस तो हर एसिड दे सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो किसी से भी H प्लस आ सकता है, किसी से OH माइनस आ सकता है, इसमें एसिड का लेना देना नहीं है क्या? अरे बोलो, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग मिक्स होता है तो एक इक्विवेलेंट इसका, एक इक्विवेलेंट मतलब होता है एक H प्लस, समझ में आना? एक इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है 1 मोल H प्लस, एक OH मतलब होता है कि 1 मोल OH माइनस। मतलब एक एसिड मान लो उसके अंदर 2 H प्लस है, जैसे कि H2SO4 की बात करें तो एक मॉलिक्यूल कितना दे सकता है? 2 H प्लस दे सकता है ना? Yes, sir. बोलो है ना? हेलो, एक H2O जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि H2SO4 की अगर बात करें तो इसका एक मोल लेंगे है ना, तो कितना H प्लस देगा? ये 2 देगा। एक मोल मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 मोल क्या मिलेगा हमको? H प्लस मिलेगा। तो इसके H2SO4 के एक मोल में देयर आर 2 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? 2 होगा। जितना H प्लस दे सकता है उतना इक्विवेलेंट होगा, मतलब एक मोल में 2 H प्लस दे सकता है, मतलब वो उसके अंदर कितना इक्विवेलेंट है? 2 इक्विवेलेंट है। अब HCl की बात करें तो क्या होगा? इसमें एक ही H प्लस है तो इसके एक मोल में कितना इक्विवेलेंट होगा? एक ही इक्विवेलेंट होगा। ऐसा समझ में आ रहा है? सिमिलरली बात करें NaOH की बात करें तो NaOH में कितना OH दे सकता है? एक ही दे सकता है, तो इसके एक मोल में एक ही इक्विवेलेंट होगा। लेकिन वही बात करें CaOH होल ट्वाइस की बात करें तो इसके एक मोल में कितना OH दे सकता है? 2 H दे सकता है, तो इसका कितना होगा? तो इसके एक मोल के अंदर टू हैव 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? कितना H दे सकता है वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट। HCl के अंदर एक ही दे सकता है ना जी, तो इसके एक मोल में कितना इक्विवेलेंट होगा? एक ही इक्विवेलेंट होगा। ऐसा समझ में? ये कितना OH दे सकता है? एक ही OH दे सकता है, मतलब इसके भी एक मोल में एक ही इक्विवेलेंट होगा। ऐसा समझ में? तो दोनों एक एक इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा अभी कि H प्लस और OH माइनस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसी एसिड से लेना देना नहीं है इसका। तो इसका जो डेल्टा H जो होता है ना वो फिक्स हो जाता है, एक वैल्यू क्या हो जाती है इसकी? फिक्स हो जाती है, जो कि होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्या हो जाती है? 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? बोलो, क्योंकि यहाँ पे किसी एसिड से लेना देना नहीं है, क्योंकि एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर अगर H2O बनाता है तो उसका जो रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो कितना होगा? -13 पॉइंट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. अरे बोलो हाँ या ना? पक्का समझ में आएगी? No, हाँ sir. सर। कोई दिक्कत? तो इसलिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो फिक्स होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए, कि एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस लेते हैं तो डेल्टा H कितना आएगा? अच्छा, 2 इक्विवेलेंट H ले ले या 2 इक्विवेलेंट OH ले लें तो कितना आएगा डेल्टा H? डबल आएगा इसका। Yes, sir. It's double acre. अरे बोलो, जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है कि H2SO4 एक्वस प्लस 2 NaOH एक्वस, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2SO4 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड बनाएगा ये। बोलो हाँ है ना? इसका डेल्टा H क्या होगा? 2 into हो जाएगा। डेल्टा H कितना होगा? डबल हो जाएगा, क्या 2 H प्लस 2 H प्लस 2 H माइनस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 टाइम्स माइनस ऑफ 13.7 किलो कैलोरी हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? मतलब 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 2 -27 पॉइंट। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? आ गया। नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। अब मान लो होता है क्या है इसी में कि वीक एसिड वीक बेस आ जाता है। क्या आ जाता है? तो ऊपर जो बात किए थे किसका था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बात किए थे। मान लो इसमें से हम बात कर लेते हैं इसी में कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड या बेस विथ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एसिड, मतलब कोई एक कमजोर हो जाए। क्या हो जाए? कोई एक कमजोर है। जैसे कि मान लो CH3COH, ये क्या है? वीक एसिड है। अरे बोलो, है। CH3COH क्या है? वीक एसिड है कि नहीं है?
और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब इसका जो डेल्टा, इसमें क्या होगा, इसमें तुम देखो ध्यान से, CH3 COO Na बनेगा एक्वस, और साथ में क्या होगा ये H2O। तो इसका डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा, ऊपर वाला सेम होगा, इस एक H प्लस एक माइनस दे रहा है, वो साइन सेम होगा, कुछ कम होगा ज्यादा होगा, क्या होगा, एसिड वीक हो गया ना। क्यों कम होगा, एसिड वीक है, समझ में आ रहा है, एसिड क्या है, Yes, वीक है, sir. समझ में, हेलो, हाँ, एसिड वीक है, तो हम इससे पहले क्या लिख दे रहे थे, HCl एक्वस को हम लोग क्या लिख दे रहे थे, टोटली तोड़े क्या लिख दे रहे थे, H प्लस और Cl माइनस लिख दे रहे थे, लिख दे रहे थे ना जी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का या किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है, अगर पानी में डालोगे तो वो अपने आयंस को ब्रेक कर देता है। लेकिन वीक की बात करोगे तो ये CH3COH ये 100% नहीं तोड़ पाता है, ये बराबर कुछ टूटता है और कुछ बना रहता है, ठीक है, आया समझ में, नहीं समझ में आया, क्लियर बात समझ में आया। जो वीक एसिड होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था कि पूरा पूरा अपना तोड़ के बैठा हुआ था कि आओ भैया इस प्लस को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा पूरा टूटा हुआ नहीं है, कुछ टूटा हुआ है और कुछ अनटूटा हुआ है, कुछ कोई ब्रेकेड है और कोई ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था कि टूटा हुआ था, पड़ा हुआ था, यहाँ से OH आया और H प्लस ले गया, कोई दिक्कत नहीं था, तो वहाँ H और OH का मिलने का कहानी मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ टूटा हुआ है और कुछ नहीं टूटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको तोड़ने में कुछ एनर्जी जाएगा ना कि नहीं जाएगा, बोलो, अरे बोलो। पहले यहाँ पे क्या था कि H प्लस टूटा हुआ मिल रहा था, तो OH आया H प्लस को ले गया, या H प्लस आया OH को ले गया, बोलो, टूटा हुआ मिल गया फ्री में, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3COH के अंदर जो H है वो टूटा हुआ नहीं है, अब उसको तोड़ना पड़ेगा, बोलो है ना, तोड़ना पड़ेगा ना जी, तो तोड़ने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, अरे बोलो, तोड़ने की एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना जी। तो जब देना पड़ेगा तो ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आएगा वो कम निकल के आएगा, नहीं समझ में आया, क्लियर है बात। ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, यस सर, आगे यस सर, कम निकल के आएगा, आया समझ में कि नहीं। तो कहने में मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि डेल तो यहाँ जो डेल्टा एच जो आएगा, डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान सुनना, तो -13.7 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से, क्यों, और एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स जो होगा वो बोल देंगे उसको डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH3COH, बोलो हाँ या ना, आया समझ में, क्योंकि एक्स एनर्जी कुछ लग जाएगा आपको, फिर 13.7 किलो कैलोरी निकलना चाहिए था, बोलो हाँ या ना, निकलना चाहिए था ना जी। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, कुछ एनर्जी उसको तोड़ने में, CH3COH को तोड़ने में, NH तो नहीं, जो तो नहीं है, CH3 को तोड़ने में चला गया, अरे बोलो हाँ या ना, हेलो, जब वो चला गया तोड़ने में तो कुछ कम निकलेगा, तो क्या हो गया, डेल्टा क्या होगा, कुछ कम होगा। अच्छा मान लो दोनों वीक हो जाए, जैसे ये CH3COH है एक्वस, और यहाँ पे NH4OH ये भी एक्वस, ये भी वीक है, तो क्या बनाएगा यहाँ से, तो CH3CONA4 प्लस और कम हो जाएगा प्लस वाटर बनाएगा ना जी। इसका डेल्टा एच क्या होगा, और कम हो जाएगा, इसको भी एनर्जी चाहिए होगा टूटने के लिए, तो क्या होगा, तो -13.7 तो था, एनर्जी निकल रहा था पहले, लेकिन उसमें से कुछ एक्स चला जाएगा और कुछ वाई चला जाएगा, बोलो हाँ ना, अरे बोलो, कुछ एक्स एनर्जी इसको तोड़ने में और इसको तोड़ने में वाई एनर्जी, बोलो है ना,
S क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH3 COH एंड Y क्या है? डिसोसिएशन यस एनर्जी ऑफ NH4OH। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? समझ में आया सबको आ गया सर। यहाँ तक कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? तो ये जब दोनों वीक हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है? आया समझ में? क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बताना मेरे को। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COH and HC and NaOH is 12.6 kilocalorie. Then find the dissociation energy of CH3COH. बताओ। -26.1 बताइए जल्दी से। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? CH3COH इसका जो डेल्टा जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था। यस सर हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था? -13.7 माइनस x आना चाहिए था। बोलो इसमें x क्या था? डिसोसिएशन एनर्जी होगा। और आया कितना है? वो है -12.6 आया है। बोलो हाँ है ना? यही है ना जी? तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ से? तो 13.7 माइनस x इक्वल टू 12.6। ओ हाँ हाँ सर, साइन एंड ले लिया था। कितना आएगा ये? आ गया सर 1.1। अरे घट, इसको इधर ले आओ तो अरे 13.7 में जितना कम होगा वही तो खत्म हो गया तोड़ने में। नहीं समझ में आया? दोनों मजबूत होता तो 13.7 निकल के आता, एक कमजोर हो गया। स्टैक में कितना आया? 12.6 आ रहा है। तो 12.6 में से कितना कम है? 13.7 आता, लेकिन कितना आ रहा है? 12.6। यस सर। जो कम हो गया एनर्जी वो कहाँ चला गया? वो नो सर। बोलो। वेरी गुड। तो वही 1.1 एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सिंपल है, उसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल बारे में देख लेते हैं क्या है। दिक्कत करता है। लिखते हैं नेक्स्ट।
बम कैलोरीमीटर, क्या लिखते हैं, कैलोरीमीटर, क्या लिखते हैं, बम कैलोरीमीटर। कुछ है नहीं, सिंपल है, ठीक है। देखो कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे कि एक चेम्बर होता है, ठीक है, एक आइसोलेटेड मतलब कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो उससे निकलने वाला एनर्जी, तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी मेजर करते हैं, ठीक। मतलब प्रैक्टिकल तरीका होता है आपको डेल्टा एच निकालने का, डेल्टा यू निकालने का। तो कंटेनर बंद है, फिक्स कंटेनर है, शेप क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये जो यहाँ से एनर्जी निकलेगा वो कैसा होगा, बोलो, जो क्यू निकलेगा कैसा होगा, वो डेल्टा यू के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू। वही डब्बा खुला हुआ होता और यहाँ प्रैक्टिकल करते तो क्या होता, यहाँ जो क्यूपी आएगा कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे, इसको डेल्टा एच बोलते हैं। क्लियर है बात। आज हम क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चेम्बर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, और यहाँ पे लगा रहता है थर्मोमीटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है यहाँ पे, थर्मोमीटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है यहाँ पे, थर्मोमीटर लगा रहता है। तो पहले कुछ इसका टेम्परेचर कुछ होता है ना, और रिएक्शन के बाद कुछ टेम्परेचर बदल गया, मान लो टेम्परेचर पहले T1 था और बाद में चेंज होकर कितना हो गया, T2 हो गया, ठीक। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि अंदर में एनर्जी रिलीज की होगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ा होगा, T1 से T2 बढ़ा होगा। और इसके अंदर जो चीजें रखा रहता है, पानी रखा रहता है, कुछ चीज रखा रहता है जो कि उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हीट जो निकलता है क्या होता है, C इंटू डेल्टा टी। सी क्या होता है, ये होता है हीट कैपेसिटी, क्या होता है ये, हीट कैपेसिटी ऑफ बम कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर। सी क्या होता है, बम कैलोरीमीटर का क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। तो क्यों मिल जाएगा आपको, तो हीट कैपेसिटी पता है आपको, डेल्टा टी पता चलिए गया है टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ थर्मोमीटर लगा हुआ है, पहले नाप लिए, रिएक्शन से पहले नाप लिए T1 था, रिएक्शन के बाद नाप लिए T2 है, डेल्टा टी मिल गया। सी पता ही है क्योंकि सी जो होता है बम किलोमीटर का दिया रहता है, जब खरीद के लाओगे बम किलोमीटर वहाँ पे आपको सी दिया रहेगा, तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, इतनी है। तो टेम्परेचर बदली तो क्यू सी से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या है, क्यू मिल गया। अगर एक क्लोज कंटेनर है, पूरा क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ वॉल्यूम क्यू जो निकल गया किस पे आएगा, निकल के वो क्यू भी निकल के आएगा। तो जो क्यू निकल के आएगा वो क्यू भी होगा और वो डेल्टा यू हो जाएगा ऐसे में। और डेल्टा एच निकालना चाहते हैं तो बताइए तुम लोग को, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी से निकाल सकते हैं। उस रिएक्शन का इक्वेशन लिखिए, इससे आप ये चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर कंटेनर खुला हुआ रहा, कंटेनर खुला हुआ रहा, खुले में तुम रिएक्शन करवा रहे हो, यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, थर्मोमीटर लगा रहेगा, यहाँ T1 होगा, T1 से क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। तो खुला हुआ ना जी, तो यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो खुले वाले बम कैलोरीमीटर में क्या होगा, जो हीट निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, QP दैट इज डेल्टा एच। बंद कैलोरीमीटर में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, जो हीट निकल के आएगा वो क्या होगा, वो डेल्टा यू के बराबर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, वही है चीजें, बस ये प्रैक्टिकल चीज होती है, समझ में आ रहा है। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, बाकी तुम निकाल सिखा चुके हैं, ये सब सिखा चुके हैं, CRT सी डेल्टा टी क्या होता है। तो सी जो होता है बम किलोमीटर का हीट कैपेसिटी दिया रहेगा आपको, उससे आ जाएगा। डेल्टा टी कहाँ से मेजर कर सकते हैं आप, कि पहले टेम्परेचर कितना था इससे पहले, बाद में कितना हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया है समाप्त, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह बनाइए, एग्जाम्पल वगैरह बनाइए इसके, ठीक है। चलिए।